नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत राज्य के 4.25 लाख से अधिक अत्यंत गरीब परिवारों 34% को सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मौजूदा लक्ष्य पूरा होने पर यह आंकड़ा 30% और बढ़ेगा। पहले चरण में राशन कार्ड, आयुष्मान पेंशन, किसान सम्मान निधि और आवास जैसी योजनाओं में उच्च संतृप्ति दर्ज हुई, जबकि दूसरे चरण में शौचालय, स्वयं सहायता समूह और स्कूल नामांकन में 100% उपलब्धि हासिल हुई। हाथरस शीर्ष जिले पर राज्य, जबकि उन्नाव सबसे पीछे है। युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी उपलब्ध कराने के लिए 32 जिलों की 11,350 ग्राम पंचायतों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की है। यहाँ यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी हेतु 20,000 से अधिक ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो सामग्री और डिजिटल क्विज निःशुल्क उपलब्ध है। प्रत्येक लाइब्रेरी पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें किताबें, IT उपकरण और फर्नीचर शामिल है। अब तक 10,406 पंचायतों में पुस्तकें और 9,372 में फर्नीचर पहुंच चुका है। संचालन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और सचिव को दी गई है, जबकि नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार आधारित भुगतान व्यवस्था लागू कर दी है। अब योजना की सभी किस्तें केवल लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएंगी। पंजीकरण के समय आधार नंबर आवास पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, अन्यथा भुगतान नहीं होगा। ये योजना राज्य सरकार की है, लेकिन इसका संचालन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल के माध्यम से होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवश्यक तकनीकी बदलाव के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का मानना है कि इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और अपात्र लाभार्थियों पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए 5% अर्हता अंक की छूट संबंधी अपनी पूर्व संस्तुति को बरकरार रखा है। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग से 150 में 60 अंक 40% प्राप्त करने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानकर संशोधित परिणाम जारी करने और पात्र अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि यह व्यवस्था NCTE अधिसूचना और आरक्षण नियमावली के अनुरूप है। साथ ही सिफारिशों के अनुपालन में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को होगा, जबकि 14 जुलाई सुबह 8 बजे से वाहनों का संचालन और टोल वसूली शुरू हो जाएगी। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से सफर संभव होगा, जिससे लखनऊ से कानपुर की दूरी 30 से 35 मिनट में तय की जा सकेगी। NHAI ने स्पष्ट किया कि गंगा एक्सप्रेसवे की तरह यहाँ टोल में कोई छूट नहीं मिलेगी। कार के लिए एक तरफा टोल 275 रुपये तय किया गया है। एक्सप्रेसवे पर CCTV, ATMS, आपातकालीन सहायता और ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था भी लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अंबेडकर नगर दौरे के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश से मिलने और हाथ मिलाने का रेट तय है तथा उनकी संपत्ति लगातार बढ़ने पर सवाल उठाए। राजभर ने अखिलेश के हालिया सनातन प्रेम को राजनीतिक मजबूरी बताया और उन्हें नकली समाजवादी कहा। उन्होंने सपा के PDF फार्मूले पर भी तंज कसते हुए इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। साथ ही दावा किया कि सपा शासन में प्रदेश ने दंगे और गुंडागर्दी देखी, जबकि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों का इंतजार कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव से पहले निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले पर राज्य सरकार से कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि यह व्यवस्था किस कानून के तहत की गई और क्या ये संविधान के अनुरूप है। साथ ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की गई। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या इस व्यवस्था से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ रहा है और क्या राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने में विफल रही है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। मेरठ छात्रा हत्याकांड के बाद पूर्व विधायक संगीत सोम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग और न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए वकील की फीस के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। संगीत सोम ने कहा कि मृतक छात्रा पूरे समाज की बेटी थी और उसके साथ हुई घटना बेहद दुखद है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत मजबूत पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
रेलवे ने गाजियाबाद टुंडला EMU पैसेंजर ट्रेन संख्या 64-167, 64-168 का विस्तार आगरा सिटी तक करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होगी, जिससे अलीगढ़, हाथरस, टुंडला और आगरा के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। 12 कोच वाली ये दैनिक EMU सुबह 6:10 से गाजियाबाद से रवाना होकर दोपहर 12:45 पर आगरा सिटी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन दोपहर 2:20 पर आगरा सिटी से चलकर शाम 7:50 पर गाजियाबाद पहुंचेगी। ट्रेन इडौरा, चमरौला और जलेसर रोड स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पीडीए की बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि असली पीडीए भाजपा। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा शासन में पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार हुए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर उन्होंने कहा कि मामले की SIT जांच चल रही है और अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने सपा पर परिवारवाद, अपराधियों के समर्थन और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा को प्रदेश का वर्तमान और भविष्य बताया। रायबरेली में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्टि गौरक्षार्थ धर्मगुरु यात्रा का शनिवार को भव्य स्वागत किया गया। सेमरी चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनका अभिनंदन किया। शंकराचार्य ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में जाकर लोगों को गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण को लेकर मतदाताओं को जागरूक होकर जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी लोग ज्यादा गौभक्त हैं और अखिलेश यादव ने भी गौ सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की मदद के लिए गंभीर है और समस्याओं का समयबद्ध व पारदर्शी समाधान कराया जाएगा। जमीन विवादों पर अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि दबंगों द्वारा गरीबों की जमीन कब्जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वालों के मामलों में भी त्वरित प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा और गौ सेवा भी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां दलित संगठनों के माध्यम से बहुत समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी धरना प्रदर्शन और झूठे प्रचार की राजनीति में विश्वास नहीं रखती, बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करती है। मायावती ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी दल बसपा के प्रभाव से परेशान है और दलित मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि बहुजन हितों की रक्षा केवल बसपा कर सकती है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मामले में RSS, BHP और PMO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावे की चोरी में जुड़े सभी लोग जिम्मेदार हैं और जांच की मांग की। वहीं मामले की जांच जारी है और जांच एजेंसियों ने आरोपियों के पास से करीब 80 लाख रुपए नकद और आभूषण बरामद करने का दावा किया है। बरामदगी में कई आरोपियों के पास से लाखों रुपए मिले। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में दिन में धूप के साथ हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी रहती है। मेरठ में तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गाजियाबाद और नोएडा में गर्मी व उमस का असर रहेगा। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम पर नजर रखने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।